All right, so let us start with today's session. So today we are going to start with a new topic that is basically superposition principle. इसको आप superposition of waves भी बोल सकते हो. So the next topic is superposition of waves. Superposition of waves. So what I want is that all of you pay complete attention here. पहले हम पूरा का पूरा समझ लेंगे and later we will do writing thing if required. तो सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोज करना, एक वेव के ऊपर दूसरा वेव आना, दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव टू वेव्स, टू और मोर वेव्स, हम मैथमेटिकल जो भी ट्रीटमेंट है, इक्वेशन है, वो दो ही वेव के लिए लेंगे, बट यू कैन हैव मोर देन टू वेव्स. तो मान लो हमारे पास एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम. मैं यहाँ पे सिर्फ दो अलग अलग वेव्स दिखा रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन. यू हैव टू और मोर वेव्स व्हिच आर रीचिंग एट अ पॉइंट इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली. आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव है. यू हैव टू और मोर देन टू वेव्स व्हिच आर रीचिंग एट अ पॉइंट इन द मीडियम साइमल्टेनियसली. एक ही मीडियम पे, एक ही मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ आ गए, तो जो कुछ भी होगा उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. So what happens is when you have two or more than two waves reaching at a point, arriving at a point in the medium simultaneously, then each of this wave behaves as if the other wave is absent. पहला वेव ऐसा बिहेव करेगा कि सेकेंड वेव एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो पार्टिकल को, किसके पार्टिकल को, मीडियम के पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेट कर देगा. सेकेंड वेव विल बिहेव एज इफ द फर्स्ट वेव डज नॉट एग्जिस्ट, और सेकेंड वेव क्या करेगा, वो भी उसी पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेट कर देगा. सो व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट, arrive at a point in the medium simultaneously, then each wave behave as if the other wave is absent. अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल ले लो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वेव, दिस मीडियम, इस पे हमारे पास एक पार्टिकल है, राइट. सो लेट अस टेक अ पार्टिकल ओवर हियर. ये एक पार्टिकल है, ओके. तो पहला वेव आया, तो पहले वेव ने उसको वाइब्रेशन में सेट कर दिया. दूसरा वेव आया, दूसरे वेव ने वापस उसको पार्टिकल को वाइब्रेशन में सेट कर दिया. सो द पार्टिकल विल बी सेट इनटू टू SHM नाउ. तो ईच वेव इज सेटिंग पार्टिकल इनटू SHM, एंड बिकॉज यहाँ पे दो वेव्स थे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट लेट अस टेक ओनली टू वेव्स. तो दोनों वेव ने क्या किया, इंडिविजुअली पार्टिकल को SHM में सेट कर दिया. सो नाउ हेंस द resultant displacement for this particle will be the vector sum of displacement due to individual waves. मैं क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. What I am trying to say is, आपके पास सेम मीडियम है, आपके पास दो अलग अलग मीडियम्स नहीं है. यू हैव वन मीडियम. इस मीडियम में आपने दो वेव्स को भेजा है. देयर आर टू वेव्स, टू और मोर वेव्स, एंड दीज टू और मोर वेव्स आर रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. एक साथ दोनों वेव्स आ गए. ऐसा भी हो सकता था कि एक वेव पास हो गया फिर दूसरा आया, तो उस केस में वी डोंट केयर, वी डोंट वरी. एक वेव पास हो गया, उसका इफेक्ट हो गया था, वो नलीफाई हो गया, अब दूसरा है तो दूसरा अपना इफेक्ट करेगा वहां पे. बट हियर टू और मोर वेव्स आर रीचिंग एट अ पॉइंट simultaneously, and each of this wave will behave as if the other is absent. तो पहला वेव पार्टिकल के मीडियम को वाइब्रेशन में सेट करेगा, SHM में सेट करेगा, और दूसरा वेव भी उसी पार्टिकल को SHM में सेट करेगा. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विल बी द वेक्टर सम. व्हाई वेक्टर सम? यू सी, इस केस में क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पे जो है इन फेज है. फेज डिफरेंस कितना है? 0 है. तो ये दोनों वेव्स जब उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे पहुंच गए या उस मीडियम में पहुंच गए, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा अ न्यू वेव विथ बिगर एम्पलीट्यूड. सो इन दिस केस you will obtain a new wave which has amplitude of A1 plus A2.
राइट. बट इमेजिन अगर ऐसा होता, मेरे पास दूसरा जो वेव है अगर वो आउट ऑफ फेज होता, लेट अस से इफ इट इज आउट ऑफ फेज समथिंग लाइक दिस, इसका एम्पलीट्यूड डेफिनेटली कम है कंपेयर टू A2. अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट देखोगे आप, तो what will happen is there will be cancellation. So in this case the new wave that you will get will have smaller amplitude. तो ये जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा इट विल बी A1 माइनस A2. इसको वेक्टर सम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एडिशन जो है ये वेक्टर एडिशन है. A2 was greater than, let us say this is A3, तो ये आप बोलोगे A2 माइनस A3. तो दिस एडिशन इज वेक्टर एडिशन. बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया, मतलब डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का वो बड़े वेक्टर का होगा. गुड, राइट. तो व्हाट हैपेंस हियर, यू विल नीड सम इमेजिनेशन. एक सिंगल मीडियम है, मैंने दो मीडियम नहीं लिए, एक सिंगल रस्सी थी एंड आई एम गिविंग इट अ जर्क, राइट. एक बार दिया और उसी टाइम पे किसी और ने भी एक वेव उसमें उसी मीडियम में वेव पास कर दिया, तो यू हैव टू वेव्स. ये दोनों वेव मीडियम के हर एक पार्टिकल पे पहुंचने वाले हैं और एक साथ पहुंच गए अगर, तो दे विल जनरेट देयर ओन डिस्प्लेसमेंट्स एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at any point will be vector sum of displacement due to both these waves. तो basics should be very clear. इस concept को आप बोलते हो superposition of waves. So how will you explain? Very simple thing. When two or more waves, it can be 3, 4, 5, 6, it can be any number more than two or more than one matlab. When two or more waves reach at a point simultaneously, reach at a point in a given medium simultaneously. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट राइट दिस वर्ड विच विल मीन कि पहला वेव आके चले गया, अब दूसरा आ रहा है, राइट. सो दोनों का इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी not vector addition. So when two or more waves reach at a point in a given medium simultaneously, then each wave behaves as if the other wave is absent, and will set the particles of the medium in SHM, of the medium in simple harmonic motion. Thus इसकी वजह से क्या होगा? The particle of the medium will be set into two SHMs. अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार. Thus the particle of the medium will be set into multiple SHMs due to multiple waves. So thus a particle of the medium will be set into two SHMs. मैं दो ही मान के चल रहा हूं. There can be more, two SHMs due to these two waves. अब किसी भी पार्टिकल के लिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू these two waves. Hence resultant displacement of the particle will be, और यहाँ पे you have to write down vector sum, क्योंकि मैंने अभी बताया एक का एम्पलीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिव हो सकता है, एक का टुवर्ड्स नेगेटिव हो सकता है, तो आपको वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा. यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया तो यू कैन हैव आउट ऑफ फेज टू वेव्स. एक वेव ऐसा है, दूसरा आउट ऑफ फेज है, और आपने ऐड कर दिया.
You cannot simply add, you have to add it vectorically. तो बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करो और बड़े वेक्टर का डायरेक्शन दो. So you have to remember this. तो लिखते वक्त भी hence resultant displacement of the particle will be vector sum, vector addition of, will be vector sum of resultant displacement of the particle will be vector sum of displacements due to the two waves. Displacements due to the two waves. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. दिस वेक्टर एडिशन of amplitudes of displacements, this vector addition of displacements is known as superposition principle. Is known as superposition principle या superposition of waves. तो idea is very crystal clear, simple है बहुत. अब how to write it in the form of statement? So how will you make a statement of this? अगर मैंने बोला state, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, state superposition of wave, तो कैसे state करोगे? How will you write it down? Principle of superposition of waves. आगे states that, what does it state? है ना आपके पास, states that when two or more waves reach at a point in the medium simultaneously, then पूरा डिटेल नहीं एक्सप्लेन करना. Then what happens? Then resultant displacement of the particle will be the vector sum of the displacements due to these two waves. So principle of superposition states that when two or more waves reach at a point in the medium simultaneously, then the resultant displacement at a point, कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे? at a point in the medium. क्या होता है? is the vector sum of the displacements due to the two waves. Is the vector sum of the displacements due to the two waves. Okay, so this is how you will state. है वही, यहाँ पे ज्यादा डिटेल था और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट, जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट सेंटेंस के टर्म्स में लिखा है. then what happens is, now you have to talk about, अगर दोनों के दोनों वेव्स इन फेस होंगे तो क्या होगा? दोनों के दोनों इन फेस होना मतलब दोनों का क्रेस्ट मैच होना, ट्रफ मैच होना, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस, एंड बाय द वे ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसको इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स भी बोलते हैं. this vector addition of displacement, this vector addition of displacements is also known as interference of waves. So one wave is interfering with the other, interference of waves, right? Interference can be of two types. Interference can be of two types. एक constructive interference. Constructive interference मतलब क्या होगा? Addition, मतलब when crest of one wave
coincides with, overlaps with crest of another, and trough coincides with trough of another, then such interference is called as constructive, और इस केस में resultant amplitude will be the addition of amplitudes of the two waves. So अगर आपको diagrammatically बताना है तो मैंने already बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ. You have one wave, you have another wave, and then you have resultant of these two waves. So what you will have is पहला wave, इसका amplitude अगर मान लो it is A1, something like this. दूसरा wave has another amplitude but they are in phase, तो इन दोनों का resultant जो होगा that will be a wave with even bigger amplitude. Simple, right? तो क्या हो रहा है? You see, crest and crest are matching, trough and trough are matching. मतलब crest, crest, trough, trough coincide होगा. And of course, there is addition of amplitudes. Good. Then you have to explain this in words. If crest of one wave overlaps with crest of another, then also you can say, or trough of one wave overlaps with trough of another, overlaps with trough of another, then the interference is known as कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ है, एक और दो दोनों वेव्स मिला के कुछ और ही बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बाय द वे, ये हम अभी तक ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल, वो भी देखेंगे, राइट? तो यू शुड नो दिस. इन दिस केस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज एडिशन ऑफ द टू. वो हम बाद में मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे मैथमेटिकली, अभी सिर्फ थ्योरेटिकली देख लेंगे. सो नाउ इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में व्हेन क्रेस्ट और ट्रफ के जगह पे क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट ट्रफ तो होता नहीं है, क्या होता है? कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. So in case of longitudinal wave, when compression of one wave overlaps with compression of another wave, or you can say rarefaction of one wave overlaps with rarefaction of another, then in that case the interference is called as constructive interference. Then the interference is known as constructive interference. So same statement will repeat. Then interference is known as constructive interference. Well, इसके बहुत सारे applications हैं and you will learn later in 12th, और engineering में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत लगने वाला है. So those who want to do engineering, do it well now. तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स का जो आधा काम तो यही पे हो जाएगा आपका. So there are common topics, diffraction, ये, so you will learn this again. So well, by the way, अब we will be learning this later also. जब कंप्रेशन और कंप्रेशन ओवरलैप होता है तो आपको एक एक्सपेरिमेंट होगा, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, शायद किया भी होगा या फिर करोगे.
तो जब कंप्रेशन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ओवरलैप होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो यू हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, यू हैव अ वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स में साइड में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग हियर, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। So you have a small opening here, and then you have two knife edges. यहाँ पे एक रस्सी बांध के रखी है, तो ये रस्सी जो है it is very very straight. You have a string, very straight string, पुली होता है यहाँ पे, and then you have some weight. I'll not go into exact details. यहाँ पे दो knife edges है, इसके ऊपर आप एक कागज का पीस रखोगे. Then you take a tuning fork and send the sound waves inside. साउंड वेव मतलब कौन से वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर कंप्रेशन ओवरलैप हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से दिस बॉक्स विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और देन यू सी दिस पेपर फॉल्स डाउन, एंड देन यू से रेजोनेंस हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस देयर, एंड इन इंजीनियरिंग यू विल बी डूइंग सेम एक्सपेरिमेंट बट दैट विद केस ऑफ वाटर, तो आप देखोगे बाद में। एनीवेज, so this is all about constructive interference. So primary condition is crest and trough should match in case of transverse wave. Longitudinal waves में compression and compression should overlap, rarefaction and rarefaction should overlap. Then number 2, destructive interference. Destructive interference. So what you can say in this case? When crest of one wave matches with trough of another, then the interference so obtained is known as destructive interference. या फिर in case of longitudinal waves, when compression of one wave overlaps with rarefaction of another wave, then the interference is known as destructive interference. Good. So in case of constructive interference, the amplitude of vibration is maximum, and in case of destructive it is minimum, right? Good. So here you will say, when crest of one wave overlaps with trough of another, then the interference is known as destructive interference. Interference is known as destructive interference. And similarly, in case of longitudinal waves, when compression of one wave overlaps with rarefaction of another wave, then the interference is said to be destructive interference. Then the interference is said to be destructive. Right. So all good up to this point, बहुत easy है. In case of sound that you can hear, अगर constructive interference हुआ मतलब compression overlap हुआ तो you hear a loud sound. अगर उल्टा हुआ compression and rarefaction overlap हुआ तो you hear a low sound. So that is the difference. बहुत simple सा case है. Now, as I told you, it is a lot of theory. इस chapter के initial part में is a lot of theory. तो अब ये जो हमने कंस्ट्रक्टिव हम बता रहे हैं, क्रेस्ट मैच हो रहा है, ट्रफ मैच हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट एंड ट्रफ मैच हो रहा है, वी वांट टू नाउ पुट दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी सिंपल।
So we want to know what is the resultant amplitude. Resultant amplitude in case of superposition of two waves. Resultant amplitude. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए नंबर 1 आपको दोनों वेव्स का वेव फॉर्म मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए, राइट? मान लो यू नो व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर अ वेव, इट इज सिंपल हार्मोनिक. तो व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव? सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट? ये पहला वेव हो गया. अब मैं इसको बोलता हूं y इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि नॉट नेसेसरीली कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे सेम, टाइम पीरियड हम लोग लेंगे सेम, राइट? क्यों? अगर आपने ऐसा बोल दिया a1 sin ऑफ ओमेगा 1t, तो और y2 इक्वल टू a2 sin ऑफ ओमेगा 2t, तो देयर इज समथिंग एल्स व्हाट हैपेंस हियर, उसको हम बोलते हैं बीट्स, बीट फॉर्मेशन. कहीं सुना है बीट? दिस वर्ड you must have heard if you someone of you play some kind of musical instrument, तो वहां पे बीट ऐसा वर्ड आपने सुना होगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज हुई तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये. तो वी विल सी दिस लेटर इन दिस चैप्टर ओनली. तो फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू टेक टू वेव्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी सेम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होना मतलब पीरियड सेम ही होगा, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो हमारे पास दो वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम है, लेकिन हम मान लेते हैं कि दोनों में फेज डिफरेंस है 5. फेज डिफरेंस इज 5. एक वेव पहले स्टार्ट हुआ, दूसरा बाद में स्टार्ट हुआ, बोल सकते हो. नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर. वो अगर नहीं होगा तो देखेंगे बाद में, देयर इज नो फेज डिफरेंस. So you have to start with, consider there are two waves. What is primary condition for interference? These two waves should reach simultaneously. These two waves should arrive at a point in a given medium. मतलब नंबर 1, दोनों के दोनों वेव्स एक ही मीडियम में चाहिए, एक पानी में दूसरा दूसरे टैंक में चालू है. Nothing happens. These two should be in the same medium. Number 2, these two waves should reach at a point simultaneously, right? And in this case हम assume कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, लीनियर भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट. ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने यहाँ पे बताया, यू आर जस्ट सेड कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ displacement of the two waves, two particles. तो यहाँ पे resultant wave will be y1 plus y2. लिखने का काम बाद में करेंगे. Let us first do mathematics here. So this is equal to a1 sin omega t plus a2 sin of omega t plus phi. याद रखो ये जो phi है ये phase difference है between the two waves. Good. Then इसके आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. बट यू नो व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b? साइन a cos b. तो यू विल हैव y इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t साइन phi, राइट? गुड. अब क्या करोगे? अब इसको a2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी a2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पहले टर्म में आपको sin ओमेगा t दिख रहा है, दूसरे में sin ओमेगा t दिख रहा है, दोनों को कॉमन निकालोगे. a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos of phi प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi, राइट? Now what you can do is, जहां पे ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दिखता है कॉमन निकाल लो. साइन ओमेगा टी टेकन आउट कॉमन, a1 प्लस a2 cos ऑफ phi प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन phi. मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करता हूं,
ये जो cos ओमेगा टी है इसको बाद में लिखता हूं और sin फाई को पहले लिखता हूं, क्योंकि मुझे करना है सब्स्टिट्यूशन। वाई सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते अब। और याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स ऑल्सो। अब आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे आके अटक गया, क्यों अटक गया? क्योंकि इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। व्हाट इज a1 plus a2 cos phi? यू नो नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन जैसा ही है, जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। इसके कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते? नहीं। फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो लेट a1 plus a2 cos phi equal to r cos theta। अब ऐसे r क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का हो रहा था। दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन के मिलके कंबाइन होके मिल रहा था रिजल्टेंट r। तो ये जो दो वेव्स कंबाइन होके नया वेव बना है, मतलब पहले वेव ने पार्टिकल को सेट किया एसएचएम में, फिर दूसरे ने भी किया, और यहाँ पे दोनों के दोनों वेव इन फेज है। पहला वेव पार्टिकल को इतना ऊपर लेके गया, दूसरा और ऊपर लेके गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेसिकली विल बी ड्यू टू बोथ। इन दिस केस यस, इट इज a1 plus a2 दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। पर रिमेंबर, मैथमेटिकली जब आप बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि दोनों में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस होना मतलब क्रैश मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि पहले हम थ्योरेटिकली देख लेंगे। हाँ, थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव आपको पता है डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव में आपके पास वेव ऐसा आता है, एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होता है। यू नो दिस, राइट। बट मैथमेटिकली द मोमेंट यू राइट, आपने जैसे ही यहाँ पे फाई लिखा, मतलब आपने बोल दिया फेज डिफरेंस तो है पर मुझे पता नहीं कितना, तो बाद में देखेंगे। अगर आप फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई नहीं लिखते हो, मतलब बोथ आर इन फेज, मतलब दोनों का क्रैश मैच हो रहा है, फिर उस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज यू नो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 plus a2, और वो हम प्रूव करेंगे। एंड द मोमेंट यू राइट, यहाँ पे या तो 180 लिखो। 180 लिखना मतलब फेज डिफरेंस इज 180, एक का क्रेस दूसरे के ट्रफ के साथ, एक साइन तो दूसरा कॉस वेव, राइट। नॉट कॉस बट नेगेटिव साइन, साइन का उल्टा, राइट, माइनस साइन। गुड। तो अगर यहाँ पे 180 लिख दिया, मतलब ये माइनस बन गया, मतलब आपको पता है एक का क्रेस दूसरे के ट्रफ के साथ मैच होगा, राइट। गुड। पर हम जब मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं तो हम अजम्पशन लेके नहीं चलते, हाँ ऐसा होगा तो जनरल इक्वेशन, क्योंकि जनरल इक्वेशन हर जगह पे यूज हो सकता है। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट हियर। तो यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसमें जो r है दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, राइट। सो also आपको और एक, you have to put one more assumption, that is a2 sin phi equal to r sin theta। तो यहाँ पे आपने बोल दिया a1 plus a2 cos phi r cos theta, तो a2 sin phi equal to r sin theta, where r is resultant amplitude and theta is resultant phase। ये हमने पहले भी किया है ना, कहाँ किया है? कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM, जब दो SHM को कंबाइन किया। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सिर्फ वेव के टर्म्स में लिख रहे हो आप, दैट्स इट। बट वेव का हर एक पार्टिकल SHM ही तो परफॉर्म कर रहा है, तो द ट्रीटमेंट इज मोर और लेस द सेम। गुड। सिर्फ वहां पे बोला था कि पहले पार्टिकल का फेज है phi1, दूसरे का है phi2। यहाँ हम बोल रहे हैं कि पहला वेव जो है इट इज a sin ओमेगा t, राइट। मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, दूसरा कहीं और से। तो अब इक्वेशन नंबर, कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर, ये जो है इट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले ये दोनों सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव थे,
दोनों का रिजल्टेंट भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होना चाहिए। तो पहले वो शो करो। वो कैसे शो करोगे? ये जो 2 and 3 है ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। Therefore, from equation number 1, 2 and 3 we get, what do you get is y equal to sin omega t r cos theta plus r sin theta cos omega t। r कॉमन निकाल दिया आपने, यू टेक r कॉमन, sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta, sin a cos b plus cos a sin b। तो y equal to r sin of omega t plus theta आ गया वापस से वही फॉर्म। तो देन यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी सी दैट द रिजल्टेंट वेव इज अगेन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव विथ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r एंड फ्रीक्वेंसी इज स्टिल द सेम। उसका भी फ्रीक्वेंसी पहले का दूसरे का ओमेगा था, इसका भी ओमेगा है। अब आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? कंपोजिशन ऑफ एसिड्स हम याद है क्या किया था? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, आप इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करो। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 cos ऑफ फाइ स्क्वायर प्लस a2 sin फाइ का स्क्वायर। फिर लेफ्ट हैंड साइड में से आप r स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे। Therefore, you will say r square sin square theta plus cos square theta equal to, इसको a plus b ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आएगा ये? a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइ प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? r स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से a2 स्क्वायर बाहर आ गया, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ प्लस a2 स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर फाइ प्लस sin स्क्वायर फाइ, और वो वापस से हो जाएगा 1। तो therefore you will have r square equal to a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square, and therefore you will have r equal to under root of a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square। Have you seen this somewhere? Yes, where? Composition तो ठीक है। Resultant of two vectors। So do you understand, do you know why it is important to say vector addition? क्योंकि it will obey exactly the same rule of resultant of two vectors, which was a square plus b square plus 2ab cos theta under root के अंदर raised to power half, exactly same। So this is the equation which gives you resultant of two waves, okay, resultant amplitude of two waves। अब let us talk about special cases। अब मैंने as I told you, ये जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम पहले से बोल के नहीं चल रहे हैं कि दोनों इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, मतलब क्रेस्ट मैच हो रहा है कि ट्रफ मैच हो रहा है। नो वेयर आई हैव सेड, कहीं पे भी नहीं बोला कि दोनों वेव्स आर इन फेज, दोनों का क्रेस्ट मैच हो रहा है, दोनों का ट्रफ मैच हो रहा है, नो वेयर। हम जनरल ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो नाउ हियर अब क्या आएगा केस नंबर 1? इफ फेज डिफरेंस इज 0। फेज डिफरेंस 0 मतलब क्रेस्ट ओवरलैप्स विथ क्रेस्ट,
compression overlaps with compression, trough with trough, or rarefaction with rarefaction. Crest with crest, trough with trough, case of transverse, compression, compression, and rarefaction, case of longitudinal. So if phase difference is 0, that is both waves are in phase. Both waves are in phase. अगर in phase है तो resultant R is under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of 0. What is cos 0? 1. तो आपको मिलेगा यहाँ पे this is a1 square plus 2a1 a2 cos of 0, that is 1. मैं लिख नहीं रहा हूँ इसके लिए. I am going to say one step here, plus a2 square. What is this? a1 square plus 2a1 a2 plus a2 square is a1 plus a2 bracket square. So this is equal to a1 plus a2 bracket square. So finally you will have R equal to a1 plus a2. Correct? Now नॉर्मली जब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में, तो होता क्या है? वेल बाय द वे द होल पॉइंट इज, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दिस इज ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. पहले वेव के पास क्या था? एनर्जी, क्योंकि आपने बताया कल दे एक्ट एज एनर्जी कैरियर्स. सेकेंड वेव के पास क्या था? एनर्जी. तो जब दो वेव्स एक पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर दोनों इन फेज थे एक पॉइंट पे तो एनर्जी का वहां पे एडिशन होगा, और अगर नहीं थे तो सब्ट्रैक्शन होगा. अगर ये दो वेव्स लाइट हुए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रेंज, जो आप देख सकते हो, तो वो पॉइंट जहां पे वो पहुंचे हैं टुगेदर, इट विल अपीयर ब्राइटेस्ट, राइट? तो नॉर्मली हम जब लाइट को देखते हैं, हम क्या देखेंगे? वी विल टेक अ स्क्रीन. हमको एक स्क्रीन होगी और हम देखेंगे, हाँ ओके, यहाँ पे ओह आई सी ब्राइट पॉइंट, देन आई सी नथिंग, देन आई सी अ ब्राइट पॉइंट. मतलब क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. पहले वेव के बाद एनर्जी था, दूसरे के बाद एनर्जी था, दोनों वेव्स एक जगह पे ही पहुंच गए. अगर इन फेज है तो पॉइंट विल अपीयर ब्राइट, एंड इफ दे आर आउट ऑफ फेज देन पॉइंट विल अपीयर डार्क. तो इसको जब हम लाइट के केस में देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट में से, दो सोर्सेज में से कौन सा ज्यादा ब्राइट है, कौन सा ज्यादा फेंट है, तो इसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में नहीं लिखते. वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, राइट? और आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो instead of writing in terms of resultant amplitude कब? जब मैकेनिकल वेव, तब मैं देख सकूंगा हाँ एम्पलीट्यूड बढ़ गया. पर लाइट वेव्स में आपको या तो पॉइंट डार्क दिखेगा या फिर आपको पॉइंट ब्राइट दिखेगा. तो यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. दिस पॉइंट इज ब्राइटर देन द अदर. तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब इंटेंसिटी हियर इज इक्वल टू a1 plus a2 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ ये कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग? फेज डिफरेंस 0. फेज डिफरेंस 0 मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मैचिंग. मतलब कौन सा केस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर इसमें भी और एक स्पेशल केस a1 इक्वल टू a2, then you will have resultant amplitude as a plus a 2a. तो अगर आपके पास दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो you will have a plus a and 2a, and intensity will be equal to 4a square. करेक्ट? अब क्या रह गया? डिस्ट्रक्टिव. मतलब फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री. Crest of one wave is matching with trough of another. That is, अब बार-बार से लिखते नहीं, crest overlaps with trough हम बोलते हैं, that is waves are out of phase. Waves are out of phase. कितने से? 180 डिग्री से, by 180 degrees. Therefore, you know what is cos of theta? What is cos of 180? -1, not 0. Good.
Therefore, resultant amplitude R will be equal to A1 square minus 2A1 A2 plus A2 square. माइनस क्यों? क्योंकि cos थीटा जो था वो था माइनस, यहाँ पे थीटा आना चाहिए ऑफ कोर्स, गुड। तो थीटा या फिर फेज में फाइव फाइव है, ओके फाइव, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, root of a1 minus a2 bracket square, therefore r is equal to a1 minus a2। ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या आएगा? intensity is proportional to resultant amplitude square, so it is equal to a1 minus a2 का bracket square, correct? Good. Now इसमें स्पेशल केस, अगर दोनों एम्पलीट्यूड्स ही सेम हो गए तो R is 0, I is, that is what I told you कि दो लाइट वेव्स एक पॉइंट पे अगर एक साथ आ गए और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ, अगर क्रेस्ट एंड ट्रफ इज ओवरलैपिंग, उस पॉइंट पे यू गेट नथिंग, उसको बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेकंड केस इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे आ गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को हम इंटरफेरेंस में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड है इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डार्क बैंड, इसको बोलेंगे ब्राइट बैंड, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव है, इट विल अपीयर ब्राइट एंड इट विल अपीयर डार्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, we will stop at this topic.